ठीक है। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना, उसका पहले फॉर्मूला देखो। इट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है हसन, वो तो फिक्स्ड रहती है ना, वो तो हमारी मतलब 1000 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तुम लोग जरा 1000 को 10 से डिवाइड करो, 1000 को 100 से डिवाइड करो, 1000 को 1000 से डिवाइड करो। 1000 क्या है हमारी फिक्स कॉस्ट, 10 100 1000 क्या है हमारी क्वांटिटी। 1000 को 10 से डिवाइड किया, क्या आ गया 100। 1000 को 100 से डिवाइड किया, क्या आया 10। 1000 को 10 से डिवाइड, इस 1000 को 1000 से डिवाइड किया, क्या आया 1। ऐसा ही है क्वांटिटी, जैसे जैसे द क्वांटिटी इंक्रीजेस, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है 100 10 1, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। एक फिक्स्ड न्यूमरेटर इंक्रीजिंग डिनोमिनेटर से जब डिवाइड होता है तो आंसर आपका जो है वो डिक्रीजिंग में आता है। ये तो एक ऐसे मैथमेटिकल चीज हो गई, लेकिन अब जरा लॉजिकल। फिक्स कॉस्ट तो आपकी फिक्स्ड है ना, नाउ इट इज बीइंग, जैसे वासे ने बिल्कुल ठीक कहा, नाउ इट इज बीइंग स्प्रेड ओवर अ लार्जर क्वांटिटी। ठीक है। आपकी जो ये 1000 है, पहले ये 100 पे स्प्रेड आउट हो रही थी, फिर सॉरी, पहले ये जो है आपकी 10 पे स्प्रेड आउट हो रही थी, फिर आपकी 100 पे स्प्रेड आउट हुई, और फिर जब 1000 की क्वांटिटी पे स्प्रेड आउट हुई, तो इसका मतलब है कि हमें पर यूनिट बनाने के लिए जो फिक्स कॉस्ट पड़ रही है वो क्या है 1 है। सो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज फॉलोइंग, और ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है जो तुम लोगों का अब बिल्कुल आई होप के प्रिपेयर हो गया हो। और इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट यहाँ पे होती है, क्वांटिटी ये होती है, और वो आपको ये पूछने हैं कि भाई एक दो और ऐसे ग्राफ्स दिए होंगे और कहेंगे कि कौन सा ग्राफ है जो हमें मतलब यानी कि जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट का है। ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर एवरेज फिक्स कॉस्ट विच इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। या वो आपसे पूछेंगे कि कौन सी कॉस्ट है जो डिक्रीज होगी विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, तो हमें पता है कि ये हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट की है। यहां तक क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? हसन तुम्हारे कोई क्वेश्चन? अदन और मरियम आ जाओ भाई, वीडियो शेडियो ऑन कर लो। चलो अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया, अब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से। ठीक है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमें क्या पड़ रही है ना, तो सिंपल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये सारा ना, ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इसमें आपको जो है ना एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं एज कंपेयर्ड टू स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। इनफैक्ट आई विल बी ऑनेस्ट, इतने कोई इसमें स्ट्रक्चर्ड आते नहीं है, इक्का दिक्का आते हैं स्ट्रक्चर्ड, और वो भी काफी मुश्किल होते हैं, तो फिर बच्चे अक्सर वो नहीं करते हैं। ठीक है। हमारा इंशाल्लाह वी विल बी डन विद दिस टुडे और टुमारो, लेकिन कल वाली क्लास विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज कल वाला जो चैप्टर हम कर रहे हैं इट्स द बेसिस फॉर ऑल द अदर चैप्टर्स, इन वो चैप्टर आपके जो है पेपर में आता ही आता है, विच इज मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो एक दफा बच्चों को वो
ना आए तो उसकी वजह से फिर उनके सारे जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स हिल जाते हैं। अच्छा जी, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो होती है वो कुछ ऐसे होती है। कोई मुझे बताएगा यार कि पहले ये हमारी डिक्रीज हो रही है, पहले ये हमारी डिक्रीज है, फिर इसमें एक डिप आया है, फिर उसके बाद ये इंक्रीज हो रही है। इसकी क्या रीजन है, ये किस वजह से? Because variable cost increases with the quantity as well. हाँ, लेकिन पहले तो डिक्रीज हो गई है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और फिर एकदम से जो है वो हमारी इंक्रीज हुई है, तो ये क्या बात है? ये समझ नहीं आई। हाँ, ये क्यों ऐसा हुआ है, कोई बताएगा? कि पहले हमारी ये डिक्रीज हो रही है और फिर उसके बाद ये जो है वो एकदम से इंक्रीज हो गई है। सो व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट? Law of diminishing return. यस, गुड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ही है, ठीक है। ये आपका पहले यहां तक आपको फायदा हो रहा था, आफ्टर दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैव सेट इन। ठीक है, जब आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स यानी कि आपका जो है वो जो वेरिएबल कॉस्ट है पहले वो डिक्रीज हो रही थी, जो आप एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर हायर कर रहे थे वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा था। उसके बाद अब जो आपने एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर हायर किया है वो उसने आपकी जो है ना वो लेदर को तोड़ दी है, मशीन तोड़ दी है, ठीक है ना, बर्बादी ले आया है वो आपके उसमें। अब क्या हो रहा है, आपकी जो है कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो गई है। सही है, सो यहां पे हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैव सेट इन। अब हम करते हैं मार्जिनल कॉस्ट, मैं अभी एवरेज कॉस्ट भी बताती हूँ, अब हम करते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि जो हमारी मार्जिनल का मतलब होता है इट इज ड्यू टू, क्या होता है मार्जिनल का वर्ड का मतलब क्या होता है, अदन तुम बताओ, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? Miss, due to additional unit. ड्यू टू एन, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? मिस, जो कॉस्ट हमारी मतलब ज्यादा हो रही है ड्यू टू एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। सो मार्जिनल कॉस्ट, बिल्कुल अगर तुम लोग को मार्जिनल का वर्ड पता चल जाए ना कि मतलब क्या है, तो तुम लोग फिर उसकी वजह उसके थ्रू सारी डेफिनेशंस बना सकते हो। मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट ऑफ या लेबर एम्प्लॉयड। ये मैंने इसलिए लिखा है कि लेबर एम्प्लॉयड, क्योंकि एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है और वो आपसे तीन चीजें पूछते हैं, उस मतलब दो क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से। एक तो ये, किसी को पता है कि मार्च, अगर मैं ये कहूं वासिल भाई तुम जरा अपनी वीडियो ऑन करो, तुमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्या ना, तुम्हारी ये वीडियो ऑफ क्यों होती है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है। अगर हम ये कहें कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, विल इट बी करेक्ट? हम ये कह सकते हैं वासिल कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? because marginal cost also accounts for your fixed costs. Marginal cost also accounts for our
फिक्स्ड कॉस्ट, उसमें चेंज इन टोटल कॉस्ट आ रहा है। अच्छा ठीक है, और कोई एनीवन एल्स हु वुड ट्राई टू? अबीहा, व्हाट डू यू थिंक? अबीहा बोल भी नहीं सकती है? तुमने मुझे बताया यू वर समवेयर। कोई और एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू थिंक अबाउट इट? बिल्कुल, वासिल की बात सही है कि इसमें आपका मार्जिनल कॉस्ट जो होता है, इसमें आपका टोटल फिक्स कॉस्ट भी आती है, ठीक है ना? इट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन आपको आता है कि एक फर्म है विच इज इंकरिंग नो फिक्स्ड कॉस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वासिल बताओ कि क्या मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और नॉट? नहीं मैम, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द सेम फॉर ऑल यूनिट्स, बट मार्जिनल कॉस्ट इज अकाउंटिंग फॉर चेंज इन यूनिट्स। जैसे आपकी अगर यूनिट्स बढ़ रही हैं तो फिर वो भी चेंज होती जाएगी, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो मतलब फॉर ऑल द यूनिट सेम रहेगी ना, इसलिए। ठीक है, वासिल ये कह रहे हैं कि आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है, एक तो ये कि आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो इसमें फिक्स कॉस्ट भी अकाउंट फॉर होती है इस वजह से। लेकिन मैंने कहा कि यार अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम या इज नॉट प्रेजेंट, will marginal cost be construed as average variable cost? And the answer is yes. ठीक है, क्यों? मार्जिनल कॉस्ट है ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। Once the law of diminishing marginal utility sets in ना, ठीक है, आफ्टर द मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कह रही हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट इन, हमारी ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, आफ्टर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट इन, आर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट also becomes marginal cost, not before this but after this, ठीक है? इससे पहले वाला नहीं। अब जो है, तुम लोगों के साथ मैं मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ शेयर करती हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक और चीज बताओ, कैन मार्जिनल कॉस्ट बी इक्वल टू सप्लाई? वासिल ये भी तुम आंसर करोगे क्योंकि तुमने पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। कैन मार्जिनल कॉस्ट बी इक्वल टू सप्लाई? Yes, it can. बताओ क्यों? मैं वो भूल गया हूँ, लेकिन आई नो कि इट इज इक्वल टू सप्लाई इन परफेक्ट कंडीशंस। सो यहां पे हमारा क्या आएगा? यहाँ पे हमारा आएगा मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी। मार्जिनल कॉस्ट आपका ये नाइकी की टिक की तरह है, ठीक है? एंड मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो इक्वल टू सप्लाई। वाई मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू सप्लाई? मुझे एज अ सप्लायर, ठीक है ना, अगर इफ आई हैव टू बी इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, या मुझे ये कि भाई ज्यादा आप जो हैं वो गुड्स बनाओ, तो मेरी यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है हर पॉइंट पे। जितनी मेरी हर यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगी, मैं उतनी ही अपनी प्राइस भी इंक्रीज करूंगी, और एल्स आई वोंट प्रोड्यूस गुड्स। मैं कहूंगी भाई मुझे क्या, मैं ये एडिशनल गुड अगर बना रही हूं तो मुझे इसमें कोई
जो है वो प्राइस मेरी उस कॉस्ट को फैक्टर इन भी होना चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ उसमें जो है वो वापस भी मिलना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ प्राइसेस। व्हाई शुड आई बेयर दिस बर्डन माई सेल्फ। आपकी सप्लाई क्या होती है, लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस इंक्रीज होती है, सप्लाई इंक्रीज होती है, ठीक है। और वो हम क्यों करते हैं अपनी सप्लाई इंक्रीज, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट। हर यूनिट की कॉस्ट आप हर यूनिट की जब आपको एडिशनल कॉस्ट पड़ रही होती है तो आप अपनी प्राइसेस भी इंक्रीज कर देते हो। तो ये दो क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को, मैं तुम लोगों के साथ ये क्वेश्चन शेयर भी करती हूँ। आई थिंक मेरे पास ये क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ये MC इक्वल्स टू AVC वाला, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट बिकम्स AVC एंड मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू सप्लाई। तो ये तुम लोग जो है वो MCQ क्वेश्चंस हैं, तो वो तुम लोग इनको देख लेना। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसा होता है हमारा, हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ये होता है, जाहिर है, बिकॉज ये एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इसका भी कर्व इसी तरह से ही होता है, ठीक हो गया। और ये भी इसी तरह से है। हसन, यहां पे ये इंक्रीज क्यों हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। बिल्कुल, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करते हैं, बल्कि लेकिन उससे पहले हम ये रिलेशनशिप वाली चीज कर लें, ठीक है। ये मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, मैं फिर से बना लेती हूँ। इस तरह का तुम लोगों ने अम, ये अभी एक मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में भी हमने जब बात की थी तो वी टॉक्ड अबाउट दिस, अगर तुम लोगों को याद हो। ये बिल्कुल उसी तरह से है, बल्कि इन ये मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट के कर्व्स जो होते हैं इसको आप कहते हो कि ये मिरर इमेज है टू मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट कर्व्स, ठीक है। दे आर मिरर इमेजेस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट कर्व्स। यू गाइज आर वेरी लकी इन अ सेंस कि अब ये वाला चैप्टर जो है ना वो तुम लोगों को एग्जाम्स में नहीं आता, ठीक है। देयर वाज अ टाइम जब ये बहुत ज्यादा आता था और इसी किस्म के क्वेश्चंस आते थे, बल्कि हम खुद करते थे इस तरह के क्वेश्चंस कि ये मिरर इमेजेस क्यों हैं, और वो बड़े मुश्किल किस्म के होते थे। उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया पैटर्न। अब वो चाहते हैं कि अच्छा आप रट्टे ना लगाओ, आप जो है ना सिर्फ अपनी अकल यूज करो, और अपनी अकल यूज करके जो है क्रिएटिविटी और एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, एंड दिस इज व्हाट दे नीड फ्रॉम यू। इसलिए क्वेश्चंस भी बड़े ना उस किस्म के ही आते हैं, ग्लोबलाइजेशन पे आ गया, या मार्केट स्ट्रक्चर्स पे आ गया, मार्केट फेलियर पे फॉर एग्जांपल आ गया, ठीक है, जरा ज्यादा पॉलिसी मेकिंग टाइप। लेकिन ये क्वेश्चंस आया करते थे एक टाइम पे। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे बताओ कि ये तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट क्या है वली, क्या है एवरेज कॉस्ट, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट क्या है हमारी, ऑप्टिमम पॉइंट पर। मिनिमम है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो ये है, और मार्जिनल कॉस्ट हमारी ये है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जब मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो हसन एवरेज कॉस्ट के साथ क्या हो रहा है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का भी यही होता है, लेकिन ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर लेते हैं। तो बताओ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ क्या हो रहा है, ये अभी इंक्रीज हो रहा है और मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है ना यहीं पर। डिक्री जब मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवीसी, तो हमारा एवीसी क्या होता है,
डिक्रीज करता है। डिक्रीज। और जब मार्जिनल कॉस्ट आपका ग्रेटर है देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया? सो ये सारे तुम लोगों के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। उसी तरीके से अगर एवीसी की जगह एसी लिखा होगा तो बिल्कुल यही रिलेशनशिप है, यही फॉलो होगा। ठीक है, जरमीन समझ आई है ये बात? Yes, miss. ओके, एनी क्वेश्चन सो फार अदन? समझ आया? की बात है, पीयर प्रेशर तो नहीं है? हाँ, चलो अब हम आगे चलते हैं। इस तरह के एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इन द शेप ऑफ अ फर्म्स शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। ये इस तरह के पहले आप लोगों को क्वेश्चंस आया करते थे, ठीक है ना? कर लो तो कोई मसला नहीं है, कुछ पता भी नहीं है वो अभी भी ऐसे दे दें, हाँ फिर तुम लोग कहोगे, लेकिन थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो अगर इजी वाले, इसमें मैं बता रही हूँ ना, A2 में तुम लोगों के पास एक स्कोप है कि तुम लोग जो है अपने आप को काफी हद तक बचा सकते हो, ठीक है? क्योंकि इसमें हमें पता होता है कि कौन से चैप्टर्स जो हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो उस पर आप बहुत ज्यादा फोकस कर लो, तो चांसेस आर दैट यू विल बी एबल टू डू वेल। अच्छा, आइसो कॉस्ट एंड आइसो कॉन्ट अप्रोच अगेन, ये आपके एमसीक्यूज में इतना दिक्कत आया हुआ है, सही है, नॉट टू इम्पोर्टेंट। इस पे बच्चे थीसिस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है। आइसो कॉस्ट कर्व क्या है? जैसे एक कंज्यूमर की बजट लाइन होती है, ठीक है? जैसे एक कंज्यूमर की बजट लाइन होती है, उसी तरीके से तुम लोग कह लो ये प्रोड्यूसर की बजट लाइन है। ये क्या शो कर रहा है? आइसो कॉस्ट, the line that graphically illustrates all the possible combination of two factor inputs which a firm can buy within the given budget constraint and fixed prices of inputs। ठीक है, कि ये कैपिटल है, ये हमारा लेबर है, कितना हम जो है वो मैक्सिमम कैपिटल एम्प्लॉय कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम लेबर एम्प्लॉय कर सकते हैं within the given budget and prices of inputs, यानी prices of capital and labor। So ISO cost, easy way to know this, it is producers budget line। जैसे कंज्यूमर, ये इसी तरह से कंज्यूमर की बजट लाइन थी ना, दो गुड्स थे, तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं? वो तो एम्प्लॉय करते हैं फैक्टर्ड इनपुट्स को। तो ये प्रोड्यूसर की बजट लाइन है कि कितना उसने जो है वो कहाँ पे प्रोडक्शन करनी है, इन अ वे कि उसने कितना कैपिटल और कितना लेबर एम्प्लॉय करना है, ठीक है? ये यहां तक जो चीज जितनी जाननी है बस उधर तक, ठीक है ना? इस पर कोई थीसिस करने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट दिस। उसके बाद हम आइसोकॉन्ट कर्व करते हैं। आइसोकॉन्ट कर्व क्या है? प्रोड्यूसर का इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, यानी कि इट इज अ कर्व दैट शोज ऑल पॉसिबल सॉरी गाइस, ये इंटरनेट ने कुछ एक दफा तो जरूर कुछ करना होता है। चलो जी, सो आइसोकॉन्ट कर्व क्या है? इज अ कर्व दैट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर इनपुट्स फॉर विच द टोटल आउटपुट ऑफ द फर्म रिमेन्स द सेम। कि आप भाई ए पे प्रोड्यूस करो, आप बी पे प्रोड्यूस करो, आप कहीं भी प्रोड्यूस करो, फर्म का जो आउटपुट है एट ऑल दीज पॉइंट्स इट विल रिमेन द सेम, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप अपना जो है वो कैपिटल ए पे, कैपिटल और लेबर का बंडल आपका है ए, या आपका कैपिटल और लेबर का बंडल है आपका बी, आपका उस आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ए से भी आपको उतना ही आउटपुट मिलेगा जितना आपको बी से आउटपुट मिल रहा है।
और प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कहाँ पे करता है, जहां पे, ये भी एक दफा फिर से तुम लोग करोगे, लेकिन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस वहां पे करता है जहां पे आइसोकॉन्ट कर्व इज टेंजेंट टू आइसोकॉस्ट कर्व। ये हम जब एफिशिएंसीज करेंगे तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये आपकी प्रोड्यूसर की जो है वो एफिशिएंसी शो करता है। ठीक है, सो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जो है वो ये शो कर रहा है। ठीक है, अभी हम आगे, ये वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी वाला, इकोनॉमिक एफिशिएंसी का, हम आगे करेंगे। ठीक हो गया। सो वो बंडल कौन सा है, वो ये मतलब सॉरी कितना कैपिटल करेंगे, कैपिटल इतना, लेबर इतना, जहां पे आइसोकॉन्ट कर्व इज टेंजेंट टू आइसोकॉस्ट कर्व। और ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी शो करते हैं। एक तो ये है, यहाँ पे प्रोड्यूसर करता है। दूसरा आपका होता है लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन। लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, वो होता है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूँ ताकि ये तुम लोग ये हो। सो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन इन द लॉन्ग रन वो कब होता है, जब आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ लेबर, इसका रेशो इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड प्राइस ऑफ कैपिटल, एंड इसका रेशो इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड प्राइस ऑफ लैंड। ये तुम लोगों ने इसी तरीके की एक चीज की थी जब हमने यूटिलिटी वाला चैप्टर किया था, जिसमें कंज्यूमर कहां पे इक्विलिब्रियम पे होता है, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई एंड प्राइस ऑफ गुड वाई। ठीक है, याद है ना। उसी तरीके से एक प्रोड्यूसर जो है कहां पे इक्विलिब्रियम पे होता है, जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर divided by price of labor is equal to marginal productivity of capital divided by price of capital, which is equal to marginal productivity of land। n जो होता है ना वो land को denote करता है, so marginal productivity of land divided by price of land। और यहाँ पे इन दोनों चीजों में, जैसे मैंने तुम लोगों को वो आइसोकॉस्ट और आइसोकॉन्ट का टेंजेंट वाला पॉइंट बताया, और ये वाला पॉइंट, ये आपके प्रोडक्टिव एफिशिएंसी शो करता है कि जो एज अ प्रोड्यूसर आप लीस्ट कॉस्ट इनपुट जो है वो लगाने की, आप जो है यूटिलाइज करने की कोशिश करते हो इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन की बात करना शुरू हो गए हैं। लॉन्ग रन में तुम लोगों को याद हो तो क्वांटिटी क्या है, इट्स अ फंक्शन ऑफ ऑल द फैक्टर्ड इनपुट्स। और शॉर्ट रन में, अदन शॉर्ट रन में जो है वो क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ, शॉर्ट रन में क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, कौन सा फैक्टर इनपुट, लेबर। लेबर। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम बात करने लगे हैं रिटर्न्स टू स्केल। हमने जो शॉर्ट रन की, अब हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग रन में हमें मिलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ही यही होता है दैट आपने अगर अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज किया है ना, तो इसका मतलब ये है कि ऑल एफओपीज आर बीइंग चेंज्ड। एंड इफ ऑल एफओपीज आर बीइंग चेंज्ड, तो हम कहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में? लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में। सो रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन फिनोमिनन है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये बच्चे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में कंफ्यूज करते रहते हैं। रिटर्न्स टू स्केल आपका, या इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्केल का वर्ड आएगा, लॉन्ग रन फिनोमिनन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज शॉर्ट रन फिनोमिनन। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो ये कुछ मुफ्त के मार्क्स होते हैं जो बस आप ऐसे ही
अपने डिडक्ट करवाते हो। जैसे AFC वाला, वो जो है वो बहुत आसान है, उसमें भी बच्चे जो हैं वो अपने मार्क्स डिडक्ट करवाते हैं। ये कंफ्यूज कर देते हैं कि शॉर्ट रन फिनोमिनन कौन सा है, लॉन्ग रन फिनोमिनन कौन सा है। सो अब हम रिटर्न्स ऑफ स्केल की बात करते हैं कि अच्छा, अगर रिटर्न्स ऑफ स्केल चेंज हो रहे हैं, ठीक है, अगर आप इंक्रीज कर रहे हो अपना स्केल ऑफ सॉरी अगर आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो तो आपको कुछ रिटर्न्स मिल रहे हैं, ठीक है। और वो रिटर्न्स किस तरह के हैं उसकी अब हम बात करते हैं। मैं जरा ये डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। Whenever a firm or industry increases their scale of production, they get certain benefits in the form of increasing returns, ठीक है, जिसको हम economies of scale कहते हैं, constant returns, and some disadvantages in the form of decreasing returns to scale, which are known as diseconomies of scale, जो अभी हम बहुत डिटेल में करने लगे हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल या इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, ये 2 दफा जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल लिखा गया है। ये होता क्या है? दीज आर द बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ लोअर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट व्हेन आइदर अ फर्म और इंडस्ट्री इंक्रीजेस इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो अगर आपकी फर्म या इंडस्ट्री अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, यानी कि एट टाइम्स उसको हम ये भी कहते हैं कि इट इज ग्रोइंग लार्ज इन साइज, तो आपको क्या मिलता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलते हैं या आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक हो गया? क्लियर है यहां तक? इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने का क्या मतलब है कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम होती है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट कैसे कम होती है? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। आपने अपने फैक्टर इनपुट्स यानी कि आपने अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया बाय 10% और आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है बाय मोर देन 10%, सही है। फॉर एग्जांपल 20% से आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, तो आपको क्या मिल रहे हैं? आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही हैं या इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। यहां तक क्लियर है? अदन क्लियर है भाई? मरियम? चलो आगे चलते हैं। कांस्टेंट रिटर्न्स क्या है? कांस्टेंट रिटर्न्स है कि आपकी 10% इंक्रीज हो रही है फैक्टर इनपुट्स, आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है आपका 10% से, ठीक है। सो फैक्टर आपकी क्या हो रही है? 10% से फैक्टर इनपुट आपने इंक्रीज किया, स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपने इंक्रीज किया 10% से, आउटपुट भी आपका, तो एवरेज कॉस्ट आपकी क्या है? ये 1 ही होगी, ठीक है ना। अच्छा, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या है? 10% से आपका इंक्रीज हुआ फैक्टर इनपुट और आउटपुट इंक्रीज हुआ 5% से, तो यहां पे आपका क्या होगा? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। यहां पे डिक्रीजिंग रिटर्न्स विच इज ऑल्सो नोन एज डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसमें क्या होता है? आपका LRAC इंक्रीज होता है, ठीक है। अब हमारे जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना, वो 2 टाइप्स के हैं। एक इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, इंटरनल इज रिलेटेड टू द फर्म इटसेल्फ, ठीक है। और एक एक्सटर्नल इकोनॉमीज होता है विच इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, व्हेन द इंडस्ट्री बिकम्स बिग इन साइज, ठीक है। So internal economies of scale क्या है? These are the benefits in the form of lower long run average cost when a firm increases its scale of production. ये हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इसकी टाइप्स पढ़ते हैं कि आपकी इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की क्या डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो ये कि टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में फर्दर टाइप्स हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर या डिविजन ऑफ लेबर। देखो, एक छोटी सी बेचारी फर्म है तो वो स्पेशलाइज लेबर तो नहीं हायर करेगी ना, वो तो मतलब उसका एक सिंगल ओनर है, वही सारी मार्केटिंग भी करेगा, अकाउंटिंग भी वो सारी खुद ही करेगा, ठीक है ना, हर चीज उसके अपने उसमें होगी। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ी फर्म की बात कर रहे हो, आप गोरमे की बात कर रहे हो, आप पेप्सी की बात कर रहे हो, तो उनके मार्केटिंग मैनेजर्स डिफरेंट होंगे, उनके जो हैं वो
परचेजिंग एंड सेलिंग एक्सपर्ट्स डिफरेंट होंगे, उनके जो है वो जो है अकाउंटिंग जो है मैनेजर्स डिफरेंट होंगे, हर मतलब यानी कि जो है डिपार्टमेंट उनका एक अलग अलग होगा, वो स्पेशलाइज्ड होंगे अपने टास्क में, एंड क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड होंगे अपने टास्क में तो उसकी वजह से आपको एफिशिएंसी और उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, आउटपुट वो ज्यादा अच्छा जनरेट कर सकेंगे और ज्यादा जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, सो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड डिवीजन ऑफ लेबर क्या आपको इंडिकेट करता है कि प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है। दूसरा आपका टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आता है इनडिविजिबिलिटीज एंड एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट। इतनी मुश्किल चीज नहीं है, ये बच्चों को एम ही मुश्किल लगता है, ये बड़ा सिंपल सी बात है। ठीक है, जरा मुश्किल बुक में भी लिखा हुआ है, बड़ी सिंपल, ये बहुत सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये है यार मेरी छोटी सी फर्म है, एक इतने से मतलब यानी कि जो है वो एक मैंने फैक्ट्री इतनी सी खोली हुई है। ठीक है, उसमें एक मैं इतना बड़ा प्रोडक्शन यूनिट तो नहीं लगा सकती जो बड़ा एफिशिएंट किस्म का हो, इट्स इम्पॉसिबल, राइट। अगर मेरी बहुत ह्यूज किस्म की फैक्ट्री है तो उसमें बड़े बड़े प्लांट्स लगे होंगे, वो प्लांट्स जो हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। ठीक है ना, वो आपको ज्यादा जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को इसकी एग्जांपल देती हूँ, जैसे मतलब मेरी तो सारी एग्जांपल्स कॉफी रिलेटेड होती हैं। सो आई वाज जस्ट यू नो बिकॉज आई डू लाइक कॉफी अ लॉट, तो मैं बहुत ज्यादा कॉफी मशीन्स और ये सब कुछ लेती रहती हूँ। तो आई वाज लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर कॉफी मशीन व्हिच वाज अराउंड 15 लाख, और वो जो है मैंने कहा यार इसमें क्या है, तो वो एक टाइम पे आपको जो है वो 4 मग्स बना के दे रही थी। तो मैंने कहा अच्छा यार दिस सीम्स गुड, बिकॉज मेरे काफी गेस्ट्स वगैरह आते हैं, तो मैंने कहा यार ये तो मतलब यानी कि दिस सीम्स लाइक अ गुड सॉर्ट ऑफ वो के, लेकिन अगर जो है वही वाली चीज कि ये एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है ना, कि मैं एक हूं और मैं 4 मग्स जो है एक ही टाइम पे बना रही हूँ। सही है। सो जो लार्ज फर्म्स होती हैं, जो वो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स जो हैं और इतनी एफिशिएंट मशीन्स जो हैं अपने उसमें लगा लेती हैं फैक्ट्री में, तो उनको आउटपुट भी ज्यादा जनरेट उनका होता है। सही है। फिर परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कि जब हम लोग जाते हैं और हम बल्क में लेते हैं, या हम कोई चीज बल्क में ले रहे होते हैं, अक्सर कपड़े बल्क में ले रहे होते हैं, तो हमें वो कहते हैं कि शॉपकीपर कहते हैं कि बाजी आपको आप बल्क में लो तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, आप 4 शॉल्स ले लो तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। ठीक है, सो वो आपको डिस्काउंट, तो ये बड़ी फर्म्स जो हैं दे कैन अफोर्ड टू डू सो, और ये असल में ये चीज है। आई रिमेम्बर आई वॉज गेटिंग अ टॉय फॉर माई नीज, तो जो है वो मेरे बिल्कुल घर के साथ शॉप है और वो मुझे बहुत महंगा टॉय दे रही थी, तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम इतना महंगा देते हो, पॉटपुरी वाले तो मतलब कंपेरेटिवली हमें सस्ता देते हैं। तो उसने यही बात बोली, उसने कहा वो बल्क में लेते हैं, क्योंकि वो बल्क में लेते हैं तो वो आपको जो है सस्ते में वो दे सकते हैं। ठीक है, सो आपको परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं ऑन बल्क बल्क बाइंग। फिर मार्केटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मार्केटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है कि आपकी पर यूनिट मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती है। देखो ये बिग से बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, सही है, इसका मतलब एक दिन का ही मतलब आई थिंक ये बहुत ही दे आर वेरी एक्सपेंसिव, जो हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं और ये बिल बोर्ड्स वगैरह देखते हैं, वो KFC का भी एक लगा हुआ है। ठीक है ना, जैसे यू एंटर डिफेंस तो वो KFC आपको एक उसका वो बोर्ड नजर आता है। ठीक है, तो ये दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, अब अगर आपकी लार्ज फर्म है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है, सही है, और आपकी लार्ज फर्म है और आप क्वांटिटी भी जो है ना वो 1 लाख रुपए बना रहे हो। ठीक है, आप आउटपुट भी जो है वो आपका 1 लाख है, तो आपकी पर यूनिट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्या होगी 1। ठीक है ना, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आपकी जो है पर यूनिट जो वो होगी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, वो भी आपकी जो है 1 होगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, LRAC हमारा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल फर्म है और वो क्वांटिटी बना रही है, ये लार्ज फर्म 1 लाख क्वांटिटी बना रही थी, स्मॉल फर्म जो है वो 10,000 क्वांटिटी बना रही है, तो स्मॉल फर्म की मार्केटिंग कॉस्ट क्या है, 10 रुपी। तो स्मॉल फर्म को पर यूनिट मार्केटिंग कॉस्ट एज कंपेयर्ड टू लार्ज फर्म ज्यादा पड़ रही है। समझ आई यहां तक। सो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है वो तो सेम है ना, वो तो एडवर्टाइजमेंट वाले तो नहीं कहेंगे कि भाई तुम स्मॉल फर्म हो या लार्ज फर्म हो, वो तो लाख रुपए आपको देंगे। मेरी अगर लार्ज फर्म होगी तो मैं कहूंगी यार कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यूनिट में ये डिवाइड हो रहा है, तो मुझे तो एक यूनिट की पे जो है वो 1 रुपए पड़ रही है।
और एक स्मॉल फर्म है, उसको ये जो मार्केटिंग कॉस्ट है 1 यूनिट पे 10 रुपए पड़ रही है, ठीक है। सो लार्ज फर्म की जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है। अच्छा, फिर फोर्थ होता है फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक स्मॉल फर्म है और मैं बैंक वाले के पास जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि प्लीज मुझे आप लोन दे दो, तो मुझे कहेगा भाई आप भागे यहाँ से, ठीक है ना, आप हैं कौन, सही है। लेकिन अगर यही पेप्सी वाला जाएगा तो पेप्सी वाले को वो लोन भी देंगे और इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत कम देंगे, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट्स कम देंगे तो जाहिर है उनकी कॉस्ट डिक्रीज होगी। फिर ये यहां तक क्लियर है भाई? पक्की बात है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं कि आप जो है वो जो ये लार्ज फर्म्स हैं दे कैन हायर R&D टीम which can engage in ways to have process innovation, production innovation, in all this leads to lower long run average cost। कि आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आपने जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इसकी असल में एग्जांपल देती हूँ, मैं हमेशा उसी की एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मुझे मतलब यानी कि मुझे पता चले रिसेंटली कि जो ये आईफोन्स हैं ये हम लोगों को जो मिलते हैं, मतलब 6-6 लाख का एक आईफोन है, राइट। लेकिन जो उनको इतनी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो शायद लाख रुपए भी नहीं है। एंड यू नो व्हाई दिस इज सो, इट्स बिकॉज कि उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग R&D टीम है जो बैठ के सिर्फ यही देखती है कि यार हम किस तरह से इनोवेशन करें, प्रोसेस इनोवेशन किस तरह से करें कि हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो, और हम प्रोडक्ट को किस तरह से जो है बनाएं कि हम लोगों को कॉस्ट कम से कम पड़े, ठीक है। एंड आई नो कि उनकी R&D टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज आई मेरे अपने जो लम्स के बैचमेट्स थे जो इंजीनियरिंग स्कूल से थे, तो सम ऑफ देम आर ऑलरेडी वर्किंग देयर, सो आई नो फ्रॉम देम कि हाँ वो लोग जो है इस किस्म के कुछ ना कुछ जरूर करते हैं हरकतें। अच्छा, फिर रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये होती हैं कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल आपकी एक फर्म, नेस्ले की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। नेस्ले कितने गुड्स बनाते हैं, ठीक है। अगर उसकी एक प्रोडक्ट लाइन फेल भी हो जाए तो उसकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल बी एबल टू कवर देयर लॉस फ्रॉम अदर प्रोडक्ट लाइंस, ठीक है। सो ये आपकी रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो शिफ्ट होती है, SRAC1 और SRAC2 शिफ्ट होगा। और आप क्योंकि शॉर्ट रन से ही लॉन्ग रन बनता है ना, तो जब आपका जो है ये शॉर्ट रन कर्व से आपका ये एक लॉन्ग रन कर्व डिराइव होता है, सही है। शॉर्ट रन कर्व से ही आपका ये LRAC डिराइव हुआ है एंड LRAC इज डिक्रीजिंग। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या इफेक्ट होगा हमारे SRAC या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में कि इट विल शिफ्ट डाउनवर्ड। और आप इस डाउनवर्ड कर्व को जब आपस में SRAC1 और SRAC2 को कंबाइन करोगे तो आपके पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई साइंस नहीं है। शॉर्ट रन से ही लॉन्ग रन होते हैं ना, ठीक है। महीने, 1 मंथ, ये जनवरी फरवरी ये सारा मिला के आपको एक साल मिलेगा ना, ठीक है। तो उसी तरीके से शॉर्ट रन से ही आपको जो है वो लॉन्ग रन डेरिवेशंस होती हैं। तो सिंपल ये वाला कर्व ये आपका, ये मैं फिर से बता रही हूँ, इस किस्म के क्वेश्चंस आया करते थे, पूरे पूरे आपको बनाने पड़ते थे। और ये कर्व्स, अब तुम लोग की जिंदगी बड़ी आसान हो गई है, ठीक है ना। A2 वाले आर वेरी लकी इन दिस रिगार्ड के अब ना उन्होंने तुम लोगों को इजी पीजी कर दिया। उनको पता है कि अच्छा इस टाइम पे बच्चे जो है ना वो यूनिवर्सिटी में बड़े शायद कुछ कर रहे होते हैं मेहनतें, तो उनको जरा ढीला छोड़ देते हैं। एटलीस्ट इकोनॉमिक्स को लेके तो उन्होंने ऐसे ही किया है, ठीक है। एस के साथ उन्होंने थोड़ा बल्कि उल्टा कर दिया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी ये LRAC डिराइव हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है वासिल कि तुम पढ़ना बंद कर दो, लेकिन जहां पे आपकी इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, एक पॉइंट है, देखो whenever you go beyond the optimum point, whenever you go beyond the optimum point खराबी पैदा होती है, ठीक है। क्योंकि लाइफ में हर चीज में हम लोगों को वी हैव टू वो एक ऑप्टिमम हमें रखना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप जब ऑप्टिमम पॉइंट से अलग जाते हो तो क्या होता है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाती हैं। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं? These are the disadvantages in the form of higher long run average cost when a firm exceeds its optimum scale of production। क्या होगा, कोई बता सकते हैं भाई कि कैसे होंगी ये डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, कैसे अराइज होंगी?
Hmm? How will these diseconomies of scale arise? भाई उठ जाओ थोड़ा सा तुम लोग। राया तुम बताओ, क्या होगा कि हमारी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होना शुरू हो जाएंगी? आउटपुट इंक्रीज होगी तो उससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी अगर इनएफिशिएंसी या कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। देखो, बहुत बड़ी आपकी जो फर्म होती है, पीआईए इज एन एग्जांपल ऑफ इट, जो भी प्राइवेटाइज हुई है, ठीक है। उससे भी अमेजिंग एग्जांपल है हमारे पास रेलवेज की, ठीक है। मैं तुम लोगों को रेलवेज की जो एग्जांपल देती हूँ वो रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मैं पोस्टेड रह चुकी हूँ रेलवेज में, ठीक है। उसमें ये सारे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इट्स अ चलती फिरती एग्जांपल ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। इट इज सो लार्ज इन साइज, ठीक है। हर जगह, पाकिस्तान के हर कोने में आपकी ये रेलवेज जो है वो फैली हुई है, राइट। रेलवेज के अपने लैंड हैं, रेलवेज के ऑफिसेज हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, ठीक है। कोई आपने अगर कम्युनिकेट करना है, फॉर एग्जांपल सक्कर वाली साइड पे एक्सीडेंट हो गया है, वहां पे वो कम्युनिकेशन ही, मतलब आपको वो एक्सीडेंट में पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं, और आपको बाद में जाके पता चलता है रेलवेज वालों को कि अच्छा ऐसा कुछ हो गया है, ठीक है। वो फिर अपनी टीम भेजते हैं। कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं, आपस में कोऑर्डिनेट, एक लेटर है, वो लेटर जो है वो मतलब उस वक्त तक सारा काम हो चुका होता है और वो लेटर फिर आता है कि अच्छा आपने तो इस पे ये काम करना है, सही है ना। वो मतलब वो मसला खत्म खत्म भी हो चुका होता है या खराबी और पैदा हो चुकी होती है, तो फिर लेटर आता है कि ये काम करना है। कोऑर्डिनेशन के इश्यूज, क्योंकि वो किसी एक अफसर के जो है वो डेस्क पे ही पड़ा रह गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कंट्रोल कंट्रोल इश्यूज बहुत ज्यादा है। स्टाफ जो है वो बिल्कुल आपकी, क्योंकि इतना ज्यादा स्टाफ है, इतने ज्यादा जो है आपका वो लेबर है, उसको कंट्रोल नहीं आप कर सकते हो, ठीक है। कौन कंट्रोल करे उसको? इंडस्ट्रियल रिलेशंस, हर वक्त वहां पे लड़ाई झगड़े, ठीक है, लीगल केसेस, एक दूसरे पे केसेस कर रहे हैं, तो वहां पे इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमने तो काम ही नहीं करना, सही है। ये आपकी वो क्या है कि जो रेलवेज है, इट went beyond its optimum scale of production, and because it went beyond its optimum scale of production, तो उसको diseconomies of scale मिलना शुरू हो गए। कैसे diseconomies of scale मिलना शुरू हो गए? In the form of coordination issues, control issues, communication issues, industrial relations। और उसका कर्व कैसा बन गया? कर्व इसका ये, तुम लोगों को रुको, मैं नीचे वाला डिलीट करती हूँ ताकि तुम लोगों को ये ऊपर वाला, यहाँ पे बना देती हूँ बिल के फिर से। सो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारी इधर आपका SRAC2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा, बस इसको नीचे करना पड़ेगा, ये SRAC1 है, ये हमारा SRAC2 है। मैं इसको पहले से कर देती हूँ ताकि मेरी जिंदगी आसान हो जाए। तो ये आपका एंड पे जाके क्या बना? LRAC, शॉर्ट रन डेरिवेशंस फ्रॉम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट लीड्स टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा LRAC इंक्रीज हो रहा है। वासिल, अभी ये सब चले जाएंगे ना, तो तुम बस रुकना यहाँ पे, ठीक है ना। आई जस्ट, तुम्हारा जो है ना वो मैं तुम्हें वो HSN वाले तुम्हारे बॉयज के साथ शिफ्ट कर दूंगी, ठीक है। वो मैंने तुम्हें बस वो बताना है। अच्छा, सो यहाँ पे
ये समझ आ गई तुम लोगों को? क्लियर है? अदन, वली, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी ये मतलब यानी कि जो है जरा क्लास को लंबा किया, मैंने कहा यार ये एक दफा इनको क्लियर करके। अच्छा, अब ये ग्राफ क्या हमें शो कर रहा है, इसको मैं जरा कल हम इंशाल्लाह कर लेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। और कल ही हमारा ये वाला मैं ग्राफ अभी तुम लोग को समझाने लगी हूँ, डोंट वरी। और कल ही हमारा स्टार्ट हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर। कल वाली क्लास यार बिल्कुल भी मिस ना करना, ठीक है। अब ये आपके जो कर्व्स हैं, शॉर्ट रन कर्व्स जो हैं, इनको आप डिराइव करोगे वही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो हमारा डिक्रीज हो रहा था और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जब हमारा इंक्रीज हो रहा था, उनको हम जब एडअप करेंगे क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आएगा। और हसन, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या क्या शो कर रहा है? कौन कौन से पॉइंट्स शो कर रहा है? हसन नहीं बैठा हुआ? चलो कौन बताएगा भाई? रिदा तुम बता दो, ये क्या क्या शो कर रहा है, यहां तक क्या शो कर रहा है? मैम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। गुड। सो यहाँ पे ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर रहे हैं। जो ये पॉइंट होता है इसको आप ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन या मिनिमम एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हो, ठीक है। ऑप्टिमम प्रोडक्शन एंड मिनिमम एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इस पे एक क्वेश्चन आ गया था, लेकिन उन्होंने उस क्वेश्चन को ओलिगोपोली के साथ जो है वो कर दिया था, ठीक है ना, कंबाइन। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ मिनिमम एफिशिएंट स्केल पे, पूरा ये क्वेश्चन आ गया था। और ये आपका क्या है जी? दिस पॉइंट, दिस इज योर दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो ये आपके इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं और ये आपके दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। ठीक है। सो दीज आर आर दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्लियर है यहां तक?